एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का क्लास 9th का न्यू चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग बीइंग्स हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। काफ़ी कुछ कहने कंप्लीट करा दिया है और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कंप्लीट कर पाए हैं वो मेरी ओल्ड वीडियोस पे जाके कंप्लीट करें। लास्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से प्लांट्स अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ऑल ओवर प्लांट बॉडी में स्प्रेड कर देते हैं। सेम एज इट इज जो जाइलम टिश्यूज हैं वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करके ऑल ओवर प्लांट बॉडी में स्प्रेड कर देते हैं। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आज हम लोग अपने न्यू पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर किसी लिविंग बीइंग में कोई सब्सटेंस बन रहा है, फूड बन रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, राइट। मेनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आर एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहीं पर हम एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी एनिमल की बात करें, लिविंग बीइंग्स की, तो ज्यादातर जो हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया होता है। इफ these substances accumulated in the body are retained in the body for long, it can lead to serious harm or even death. तो क्या होगा कि अगर इन सब्सटेंसेस, ये जो डेंजरस वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन रहे हैं और हाँ ये हमारी बॉडी से आउट नहीं हो, तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में इकट्ठे होते चले जाएंगे कंटिन्यूअस, एंड देन एक टाइम आएगा कि हमारी बॉडी को बहुत सीरियस तरीके से हार्म करेंगे और इतना हार्म कर देंगे कि लास्ट में डेथ ही हो जानी है। Hence it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body. इसीलिए ये जरूरी है कि हम लोग ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से रिमूव करें। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग दिस। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं एंड कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह है, हर किसी का अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने का अपना डिफरेंट मेथड होता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और जब हम अपनी बॉडी से इन्हीं हार्मफुल या वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, waste materials are directly eliminated across the cell surface। यहीं पर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी में जो भी वेस्ट सब्सटेंस या मटेरियल है वो इसके सेल सरफेस, सेल की आउटर सरफेस होती है ना, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं, उससे डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि यूनिसेलर है, सिंगल सेल, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, वो तो प्रेजेंट होंगे नहीं। सिंगल खुद का अकेला एक सेल है, सेल सरफेस के थ्रू वो खानों को एब्जॉर्ब करेगा, सेल सरफेस के थ्रू वो अपने वेस्ट को एलिमिनेट कर देगा। Whereas in multicellular organism the process of excretion is complex। यहीं पर हम मल्टीसेलुलर की जो मल्टीसेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, इनमें हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। जैसे कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है ना कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल होता है, उसमें किडनी प्रेजेंट रहती है, किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, फिर ब्लड में जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस है वो किडनी में आ जाते हैं, यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन फिर यूरिन आउट ऑफ द बॉडी निकलता है। देखो कितना कॉम्प्लेक्स था। और यूनिसेलुलर में क्या हुआ, सेल सरफेस से डायरेक्ट वेस्ट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, राइट, वेरी इजी। ऑलवेज रिमेंबर, रिटेंशन ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी इज डेंजरस। जब कभी भी हमारी बॉडी में अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस रह जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, हेंस जस्ट एज द, तो क्या होता है, वो बहुत ही डेंजरस है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हेंस just as the process of excretion occurs in living organisms,
And similarly, proper disposal of the garbage produced in our locality and home is also necessary. This will help you lead a healthy life. इसको कंपेयर कर दिया, जैसे ह्यूमंस में एक्सक्रीशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुई तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। सेम एज इट इज, अगर यही जो गार्बेज होता है ना जो बाहर एनवायरमेंट में फेंकते हैं, अगर हम इसे भी इसी जगह ऐसे स्टोर करके रख देंगे अपने एनवायरमेंट में, क्या होगा, हमारी लोकेलिटी धीरे 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 करके खराब होती चली जाएगी, डैमेज होती चली जाएगी, एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की जरूरत होती है, इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, so garbage disposal is also an important process for our environment, जिससे हम अपनी हेल्थी लाइफ को लीड कर सकते हैं। अब हम लोग अपना न्यू पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अभी हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई फूड बन रहा है, कोई एनर्जी बन रही है, कुछ भी चीज है, तो डेफिनेटली उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक्सक्रीशन प्रोसेस भी हम किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट बोला गया है, एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स देन इन एनिमल। प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है बहुत ही सिंपलर होती है कंपैरिजन टू एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज प्लांट्स में जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, कोई डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होते, ना ही कोई उसमें नर्वस सिस्टम होता है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिंपल स्ट्रक्चर है तो उसकी एक्सक्रीशन प्रोसेस भी कैसी होगी, सिंपलर होगी। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट। जैसे ह्यूमंस या एनिमल्स में किडनी प्रेजेंट रहता है, एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, तो ऐसा कोई भी स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता। गैसियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन। गैसियस सब्सटेंसेस, बहुत सारे प्लांट्स में गैसियस सब्सटेंसेस गैसेस होती हैं जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से आउट हो जाती हैं। सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल होती है, राइट। अब सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल के अंदर कोई भी गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जो कोई भी है, तो सिंपल इस सेल वॉल को आउट कर जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Most of the waste substances of plants are stored in vacuoles of the leaf cell and in flowers, fruits and the bark of the stem. बहुत सारे प्लांट्स के वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लीफ के सेल्स के वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। वैक्यूल्स तो आप लोग जानते हैं ना, वैक्यूल इज द सेल ऑर्गेनल। जैसे बॉडी के ऑर्गन होते हैं वैसे ही सेल के ऑर्गेनल होते हैं। तो जो सेल के एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट्स में बहुत ही लार्ज प्रेजेंट रहती है, लार्ज स्ट्रक्चर रहता है कंपैरिजन टू एनिमल। वैक्यूल्स का क्या काम होता है, वैक्यूल अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। जो सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल अंदर से बिल्कुल खाली और एम्प्टी होता है। नाउ व्हाट इज इट वर्क, ये क्या करता है, जो भी फूड होता है, वाटर है, मिनरल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने अंदर स्टोर करता है। तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं, और प्लांट के ज्यादातर वेस्ट सेल्स, लीफ के सेल्स में, स्पेशली लीफ सेल्स, तो प्लांट है उसमें तो ऑल ओवर बॉडी में उसके सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन स्पेशली लीव्स के सेल्स में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट का स्टोर हो जाता है। इसके अलावा फ्लावर्स है, फ्रूट है, या फिर बार्क ऑफ द स्टेम, दीज ऑल आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर कोई काम का नहीं होता, प्लांट के लिए फ्लावर किसी काम का नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट फ्लावर से भी कुछ एक्वायर्ड कर रहा है, कुछ फूड बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा। लाइक वेस्टर्स के लिए बस इम्पोर्टेंट हमारे लिए। फ्रूट, जो फ्रूट होता है क्या प्लांट खाता है,
नहीं खाता ना, क्या है वो उसके लिए वेस्ट है, हम खाते हैं। बार्क ऑफ द स्टेम, स्टेम की जो छाल होती है, बार्क होती है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट की उसके लिए? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि हम उसे यूज कर लेते हैं एज अ मेडिसिनल। जैसे नीम की बार्क है तो उतार लेते हैं, उसको पीस लेते हैं, एज अ मेडिसिनल यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट की बार्क हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होती हैं। तो ये क्या है? ये प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका कोई यूज नहीं है प्लांट के लिए। हमारे लिए यूजफुल है बट नॉट फॉर प्लांट्स। एंड आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स फॉल ऑफ, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जितने भी पार्ट्स हैं, फ्लावर, फ्रूट या बार्क, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद, ये अपने आप ही प्लांट की बॉडी से फॉल ऑफ यानी कि गिर जाते हैं। Some other waste materials are stored in old and worn xylem in the form of resin and gum. और इसके अलावा कुछ अदर वेस्ट मटेरियल्स की बात करें तो जाइलम टिश्यू में रेजिन और गम की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। इन द जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू में नहीं होते, जाइलम टिश्यू में रेजिन और गम की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम लगा हुआ है, लीफ क्या है, फॉल हो रही है। जो लीव्स होती है ना प्लांट्स की, दे आर ऑल्सो द वेस्ट पार्ट फॉर प्लांट। लेकिन ये इतना भी वेस्ट पार्ट नहीं होता है, क्योंकि लीव्स हेल्प करती है उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ये मत समझिए कि पूरी तरीके से वेस्ट है। वेस्ट कब हो जाती है? जैसे लीफ है, लीफ ने अपने एक बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर लिया, धीरे धीरे करके वो ओल्ड हो गई है, देन इट विल बिकम अ वेस्ट पार्ट फॉर द प्लांट एंड इट विल fall down from the plant. Next point है, in some plants waste materials are present in the form of crystals of calcium oxalate. कुछ plants में तो जो waste materials होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेफाइट्स। दे आर कॉल्ड रेफाइट्स। निडल शेप के होते हैं। आपने कभी देखा हो इस तरीके से, काफी सारे प्लांट्स देखे होंगे, उनके इस तरीके से पूरी प्लांट बॉडी पर निडल शेप के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो जब हम उसे छूते हैं ना तो बड़ा इरिटेशन सा लगता है, मतलब ऐसे चुभते से है हमारे हाथों में, जैसे कांटे होते हैं ना, कांटों को यूं पकड़ लो हाथ ही खराब हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं रेफाइट्स, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, निडल शेप के होते हैं। जब हम इन्हें पकड़ लेते हैं तो हमारी स्किन में क्या है, इरिटेशन पैदा करते हैं। जैसे रोज की लीफ होती है, रोज तो भाई सब लोगों ने देखा होगा, पकड़ा होगा, रोज की लीफ होती है। रोज की लीफ को आप पकड़िए, इस तरीके से छोटे छोटे निडल से निकले रहते हैं उसकी पूरी लीफ पर, हम उसको पकड़ नहीं सकते। अब उसे पकड़ लेंगे तो क्या होगा, हमारी हाथों में थोड़ा सा दर्द होने लगेगा, चुभेंगे थोड़ा सा, जो भी चीजें होंगी। क्या है वो रेफाइट्स है, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल है। And some waste material of plants are useful to humans. और ज्यादातर जो plants के waste materials हैं वो humans के लिए useful होते हैं, like gum, resin, latex of rubber, रबर बनती है ना, जो white कलर का latex निकलता है, वो रबर बनाते हैं उससे। तो plants के लिए तो waste है, लेकिन humans के लिए तो important है, useful है। यहाँ पर देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस वन इज रेजिन। ये क्या है? ये रेजिन है। इस तरीके से थोड़ा सा ये प्लांट में लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर का बाहर निकल आता है, ये रेजिन होता है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्लांट को जब छोटा सा कट कर देते हैं, थोड़ा सा कट लगा देते हैं, तो कुछ प्लांट में से व्हाइट व्हाइट कलर का मिल्क टाइप थोड़ा सा निकलता है, वो होता है आपका गम और लेटेक्स। गम और लेटेक्स एक साथ निकले हैं, ध्यान रखिएगा। जो व्हाइट व्हाइट कलर का निकलता है ना, धतूरा का जो प्लांट होता है, मैं हिंदी में बताना चाहूंगी, काफी सारे ऐसा आपने अगर आसपास प्लांट देखा हो, धतूरे का जो प्लांट होता है, आप उसको तोड़िए या उसकी फ्लावर को मतलब पिक करके, तो उसमें आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ मिल्क टाइप निकलता है, मतलब लिक्विड निकलता है, दैट इज गम एंड लेटेक्स। वैसे वो तो खैर पॉइजन होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में पॉइजन नहीं होता है उनके गम और लेटेक्स में, तो एज अ मेडिसिनल या अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो यूज
करे जाते हैं। तो प्लांट्स के लिए तो ये वेस्ट है ना, लेकिन ह्यूमंस के लिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो अदर प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो अभी तक हमने प्लांट्स का पढ़ा कि प्लांट में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, कौन कौन से वेस्ट पार्ट है जो प्लांट्स में एज अ एक्सक्रीट होती है। अब उसमें प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं थी, प्लांट्स में हमें प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी ना। फ्लावर्स था, अपने आप टूट गया, फ्रूट था, अपने आप टूट गया, गम, रेजिन, लेटेक्स अपने आप प्लांट बॉडी के आउट आ जाते हैं, राइट। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्गन या मेथड का यूज नहीं हुआ, सिंपल था। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स में अब एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं, उसमें ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का यूज होगा, डिफरेंट ऑर्गन का यूज होगा एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल की जो बॉडी होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, और कॉम्प्लेक्स बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना इट्स सो टफ। तो इससे पहले कि हम ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट करें, उससे पहले दो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। Which waste materials are produced in our body through metabolic activities? हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कह दीजिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह दीजिए। तो इन एक्टिविटीज के टाइमिंग पर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है जो प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो तो हम एक्सेल करते हैं, ये तो कॉमन है। दूसरा होता है हमारा वाटर, जो कि यूरिन और स्वेट की फॉर्म में रिलीज होता है। और थर्ड इसमें इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है सॉलिड वेस्ट, कुछ सॉलिड वेस्ट भी होता है जो एनएस के थ्रू रिलीज होता है। सो दीज आर द सम वेस्टेज विच इज रिलीज्ड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस पूछी हुई है कि ह्यूमंस में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए पूरी एक्सक्रीशन कौन सी प्रोसेस है। और जब जो चीज हमने पढ़ी नहीं अभी तक उसका क्या आंसर, तो इसका आंसर, क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका आंसर जब हम आगे जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स की एक्सक्रीशन प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका आंसर मिलता जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। There are different organ systems in the human body to bring about the different life processes. Human beings में बहुत सारे organs होते हैं, organ system होते हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ फूड डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ रेस्पिरेशन के लिए, and the process of digestion leading to energy production is an important process of our body. लेकिन सारी प्रोसेसेस में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस माने तो वो होती है डाइजेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटीज को, सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी प्रोसेस, एनी नॉट एनी एक्टिविटी, वी नीड एनर्जी, राइट। सो दिस एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फूड। जब फूड हम लोग खाते हैं डाइजेस्ट होता है, सेल्स में जाता है और फिर हमें एनर्जी देता है एटीपी की फॉर्म में। तो इसीलिए डाइजेशन को एक लीडिंग प्रोसेस माना गया है, लीडिंग मतलब एक लीडर माना गया है सारी लाइफ प्रोसेसेस का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिल रही है सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। Various waste materials are formed during this process. और जब हमारी ये जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो डाइजेशन की प्रोसेस में भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट होगा, वाटर भी होगा, कुछ अमाउंट में गैस भी होगी, राइट। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस में रिलीज होते हैं।
Removal of these wastes from the body is very important and it is the excretory system that carries out this function. जो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं इसको रिमूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपनी प्रोसेसेस फंक्शन को परफॉर्म करती है एंड देन उन्हीं वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करती है। The human excretory system consists of a pair of kidney. Excretory system में वो एक सिस्टम है राइट, लेकिन सिस्टम कब बनता है जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तभी एक सिस्टम बनेगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली हमारे 4 स्ट्रक्चर से बनता है। सबसे पहले आती है यहाँ पर किडनी, सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे यूरेटर, दोनों किडनी से अटैच रहते हैं। किडनी हमारी 2 होती है यानी कि 1 पेयर, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। जस्ट किडनी के यूरेटर प्रेजेंट रहते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। फिर उस यूरेटर से एक लॉन्ग ट्यूब निकल के आती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में लास्ट में एक पाउच बन जाता है, बैग लाइक पाउच, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो सबसे पहले किडनी फिल्टर करेगी सारे वेस्टेज को ब्लड से, वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो कहाँ एंटर हो जाएगा वेस्ट, यूरेटर में एंटर हो जाएगा, जो 2 स्ट्रक्चर है। देन यूरेटर से एक लॉन्ग ट्यूब अराइज होती है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। सारा का सारा वेस्ट कहाँ एंटर हो जाएगा, देन यूरिनरी ब्लैडर ट्यूब में जाएगा, और फिर लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर के ट्यूब में एक बैग लाइक पाउच अटैच रहता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। एंड देन जितना भी वेस्ट था, यूरिन था, वो यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पर एंटर हो गया, यूरेथ्रा में एंटर हो गया। और यूरेथ्रा में काफी स्पेस होता है, आई थिंक 1 से 2 लीटर का स्पेस होता है। तो जब तक ये पूरी तरीके से फिल्ड नहीं हो जाता है तो उतने टाइम तक हम यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। होता है ना कि यूरिन को कंट्रोल कर लिया जाता है एटलीस्ट 3 to 4 आवर। वो इसलिए होता है क्योंकि यूरिन में क्या है, 1 से 2 लीटर का स्पेस है। तो जब तक 2 लीटर फुल मैक्सिमम नहीं फिल हो जाएगा, इसके यूरेथ्रा पर कोई भी फोर्स, जो वॉल्स होती है ना, उस पर प्रेशर नहीं अप्लाई होगा। जैसे ये 2 लीटर पूरी तरीके से मैक्सिमम फिल्ड हो गया, इसकी वॉल्स पर प्रेशर लगना स्टार्ट होगा। वॉल्स पे प्रेशर लगने का मतलब है कि आपकी बॉडी पर प्रेशर लगना, देन यू हैव टू, फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा वॉशरूम। देन नाउ वी, फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं होता है। यूरिन इज फॉर्म बाय द किडनी। किडनी में किसकी फॉर्मेशन होती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड आता है, ब्लड क्या कहाँ पर आता है, हमारे किडनी में आता है। अब जैसे ही ब्लड किडनी में आया, ब्लड में तो भाई बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन भी है, अमीनो एसिड भी है, ग्लूकोज भी है, एंड बहुत सारी चीजें, वाटर वगैरह, विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग। लेकिन इसके साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट और यूरिन। तो ब्लड जैसे ही हमारे किडनी में आता है, किडनी में हमारा ब्लड क्या है, फिल्टर हो जाता है, यानी कि ब्लड अलग हो जाता है और ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स मैंने जितने भी आपको नाम बताए, यूरिन, यूरिक एसिड, विटामिन, सॉल्ट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब एक साइड हो जाते हैं। ब्लड अलग हो गया, कंपोनेंट्स अलग हो गए। अब इन कंपोनेंट्स में दोबारा से फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि ये कंपोनेंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, विटामिन, मिनरल, ये ब्लड के लिए हार्मफुल थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं है। इन कंपोनेंट्स में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है यूरिन। इन कंपोनेंट्स में एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम यूरिन है। तो दोबारा से इन कंपोनेंट्स को फिल्टर करते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का, बहुत ही स्मॉल होता है, और यूरिन के मॉलिक्यूल्स का साइज होता है लार्ज, थोड़ा सा। सपोज करिए जैसे चाय होती है, चाय को छानते हैं, चाय बिल्कुल नीचे आ जाती है और जो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, सेम एज इट इज यहाँ पर हो जाता है। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक साइड रह जाती है बिकॉज इट्स लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड जो यूरिन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो यूरिन आपका आपका किडनी से बाहर आ जाता है, और जो की वाले कंपोनेंट्स थे ये तो यूजफुल थे ना ब्लड के लिए,
ये दोबारा से ब्लड में हमारे एब्सॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि दे आर यूजफुल कंपोनेंट, ये थोड़ी ना वेस्ट है। बस फिल्टर इसलिए क्या, ताकि यूरिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनको फिल्टर कराया जा सके। तो जैसे यूरिन फिल्टर हो जाता है, आई मीन से अलग हो जाता है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है दोबारा से ब्लड में क्या हो जाते हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। यही लिखा गया था कि किडनी में हमारे यूरिन बनता है, तो वेस्ट और जो अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस है ब्लड के, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छे से। देखो यहाँ पर ये पूरी किडनी, दिस वन, ये किडनी आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। और ध्यान रखिए, हम लोग किडनी को रेनाल भी बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ किडनी इज रेनाल। दिस वन इज किडनी। अब यहाँ पर किडनी के ऊपर आपको पता होगा ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि जस्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है, दोनों किडनी के। एक क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में कि एड्रिनल ग्लैंड का नाम एड्रिनल क्यों है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आधे बच्चे फंस गए थे और जिनको पता था मैंने मार्क कर दिया, पहले गुड। एड्रिनल ग्लैंड इसलिए होता है क्योंकि ये जस्ट किडनी के ऊपर होती है। और रिनाल हम किसको बोलते हैं, जिसमें मैंने बताया, किडनी को। 2 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन, कहने को 2 मार्क्स का आया था, लेकिन बच्चे फंस गए, बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बच्चों को आधे को तो यही नहीं पता कि किडनी का अदर नेम रेनाल होता है, नहीं पता होता, ठीक है, नहीं वो पढ़ा बुक में, नहीं देखा वीडियोस वगैरह जो भी है, नहीं पता होता। तो अब हम लोग याद रखिए, द अदर नेम ऑफ किडनी इज रेनाल एंड द नेम ऑफ किडनी इज रेनाल, एड्रिनल ग्लैंड का नाम रखा गया। ठीक, अब हमारी किडनी में 2 वेसल्स आती हैं, एक आर्टरी, एक वेन। दिस वन, ये जो रेड कलर की दिख रही है ये रेनाल आर्टरी है, और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये वेन है। हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, 3 होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो कैपिलरी का तो कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर आर्टरी भी आती है और वेन भी आती है। वेन कौन सी आती है इसमें, इंफीरियर वेना केवा, जो कि मेन वेन होती है, ध्यान रखिएगा, मेन वेन, इसे बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। अब यहाँ पर आपको किडनी से ये लॉन्ग ट्यूब जा रही है, दिस वन, ये दिखाई दे रही है आपको, इसे हम बोलते हैं यूरेटर। देन यूरेटर हमारे एक इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर से अटैच दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। एंड लास्ट में यूरेथ्रा, जो कि एक ओपनिंग है यूरिन को पास आउट करने के लिए, दिस इज यूरेथ्रा। यहाँ पर जो हमारी आर्टरी आ रही है, मेन आर्टरी आ रही है, जिसका नाम है पोर्टा। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि हमारे किडनी में कौन सी वेन आ रही है, नाम बताना होता है, इंफीरियर वेना केवा, जो कि मेन वेन है। और कौन सी आर्टरी आ रही है, एब्डोमिनल पोर्टा, जो कि मेन आर्टरी होती है। इतना क्लियर है। के बाद अब हम आ जाते हैं अपने पूरे किडनी के स्ट्रक्चर पर। एक साइड आपको किडनी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, पहले तो यहीं से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है किडनी का ये जो आउटर वाला पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट है। इस आउटर वाले पार्ट में कुछ स्ट्रक्चर, मतलब अंदर की साइड कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन। तो इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ये पिंक कलर का, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो हमारी पूरा दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है। फिर अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये ब्राउन कलर के, सेकेंड लेयर मेड्यूला, एंड लास्ट में जो इनर वाला पार्ट दिख रहा है किडनी का, इसे बोलते हैं रेनल पेल्विस। नाम याद हुआ, नाम भी याद, यहीं पे याद करके जाए। आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज कॉर्टेक्स, लेयर बोल दीजिए, पार्ट बोल दीजिए। मिडल लेयर ऑफ द किडनी इज मेड्यूला एंड द थर्ड लेयर और थर्ड पार्ट ऑफ द किडनी इज रेनल पेल्विस। अब यहाँ पर देखो किडनी का बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी देखते हैं दिस वन। यहाँ पे किडनी के अंदर साइड आर्टरी और वेन दोनों कनेक्टेड है, और यहाँ से ये यूरेटर अराइज हो रहा है, जो कि हमने भी पढ़ा था। आर्टरी और वेन दोनों कनेक्टेड है।
यहाँ पर ये जो हमने देखा था जिस वर्ड जिसे हमने मेड्यूला बोला था, मेड्यूला के अंदर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक दैट लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं रेनाल पिरामिड। और जो किडनी का सबसे आउटर वाला स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है रेनाल कैप्सूल। कैप्सूल की फॉर्म में है ना, वैसे तो किडनी कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को मिला के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, रेनाल कैप्सूल। यहाँ पर जो पिंक कलर का आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसे तो कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड देन यहाँ पर कॉर्टेक्स और यहाँ पर इसके मेडुला के बीच में जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम लोग रेनाल कैलिक्स। दिस वन देखो, ये इनर वाला पार्ट जो था वो हमारा रेनाल पेल्विस था, और यहाँ पर ये वाला हमारा मेड्यूला था। तो मेड्यूला के बीच में और रेनाल पेल्विस के बीच में ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं रेनाल कैलिक्स। कई बार ये डायग्राम आपके एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आएगा, 4 या फिर 3 मार्क्स में आ जाता है कि 2 मार्क्स का ये दे दिया, 2 मार्क्स का ये दे दिया, या फिर टोटल 3 मार्क्स का दे दिया। तो ये डायग्राम तो फिर भी इजी है, मेन आपको ये वाला डायग्राम देखना है, थोड़ा सा टफ है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप मैं एक बार ये वाला जो किडनी वाला स्ट्रक्चर है इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए ये पूरा किडनी का इनर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। किडनी का ये जो आउटर वाला स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं रेनाल कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल की फॉर्म में। उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर किडनी से हमारी आर्टरी और वेन दोनों कनेक्टेड होती हैं, देन यूरेट्रा भी कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे जो मिडल वाला पार्ट होता है जिस वन, ये कॉर्टेक्स होता है जो स्पेस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस मेड्यूला के अंदर, मेड्यूला था ना जिस वन, ये मेड्यूला था, मेड्यूला के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं रेनाल पिरामिड। एंड देन रेनाल पेल्विस, ये जो लास्ट वाला पार्ट था सबसे इनर वाला जिसे हमने रेनाल पेल्विस बोला, जहाँ से यूरेटर कनेक्ट रहता है, और मेडुला के बीच में जो आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं रेनाल कैलिक्स। क्लियर, ये डायग्राम आपको अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार आपके होम एग्जाम्स में बनाने के लिए आ सकता है, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है। अभी तो खैर नहीं आएगा क्योंकि स्कूल ही ओपन नहीं है, लेकिन जब भी होगी, क्योंकि 10th में भी इम्पोर्टेंट है, 10th में भी ये चैप्टर है। इसमें क्या करना है, 2 तरीके से आता है, या तो पूरा पूरा दे देंगे कि डायग्राम बनाइए, अगर पूरा पूरा नहीं दिया तो सिंपल कह देंगे आपको डायग्राम बना आएगा, लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा, कॉर्टेक्स, रेनाल कैप्सूल, रेनाल पिरामिड, जो भी, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको कैसे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो मेन प्रोसेस है एक्सक्रीशन की, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, और भी है, और भी इसकी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अपने अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पहले आप अपना पूरा रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो आगे भी जो हम अपने टॉपिक करने वाले हैं उसमें भी आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।